मुझे बाहर निकालो। मैं निर्दोष हूँ। मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक इंसान करोड़ों लोगों के लिए बापू और कानून की नज़र में एक बलात्कारी। ये कहानी है आसाराम की, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिसके दो चेहरों ने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि आस्था का इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बना कैसे और फिर कैसे ढह गया। सोचिए जरा, ये कितना हैरान करने वाला है। एक ही इंसान और उसकी दो बिल्कुल अलग अलग पहचानें। एक तरफ वो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु है, एक नेता है, और दूसरी ही तरफ एक दोषी अपराधी जो एक नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहा है। सच तो यह है कि यही टकराव, यही विरोधाभास इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो सवाल यह उठता है कि कोई भी इंसान इतना इतना शक्तिशाली बन कैसे जाता है। आसाराम की कहानी की शुरुआत आप देखेंगे बहुत ही साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे ये आस्था, राजनीति और हाँ, व्यापार के एक बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गई। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। देखिए, ये पूरा सफर शुरू हुआ था 1972 में साबरमती नदी के किनारे एक छोटी सी मामूली सी झोपड़ी से। फिर आया 90 का दशक, जब उनकी धार्मिक कथाओं ने लाखों लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। 2000 के दशक तक तो उनका राजनीतिक रसूख इतना बढ़ गया था कि देश के बड़े बड़े नेता उनके मंच पर दिखने लगे। और 2013 आते आते ये एक झोपड़ी से शुरू हुआ सफर एक ग्लोबल एम्पायर, एक वैश्विक साम्राज्य बन चुका था। 4 करोड़, सोचिए, 4 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके प्रभाव के पैमाने को दिखाता है। ये उन लोगों की संख्या है जो उन पर कह सकते हैं कि अटूट आंख बंद करके भरोसा करते थे। और हां, ये प्रभाव सिर्फ लोगों की संख्या तक ही सीमित नहीं था। दुनिया भर में 400 से ज्यादा आश्रम, मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक विशाल फिजिकल एम्पायर भी खड़ा कर लिया था। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पावर को दिखाता है। आप देखें, जब इतनी पावर हो, इतने फॉलोअर्स हों, तो जाहिर है पैसा भी आता है। और कितना? अनुमान यह है कि उनके पूरे साम्राज्य की नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। ये असल में आध्यात्मिकता के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर था। अच्छा, अगर आपको उनके प्रभाव की गहराई समझनी है तो जरा ये सुनिए। साल 2000 में भारत के होने वाले प्रधानमंत्री ने उनके लिए ये शब्द कहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब देश के इतने बड़े नेता किसी को इस तरह का सम्मान देते हैं तो आम लोगों का भरोसा तो उन पर और भी मजबूत हो ही जाएगा, है ना? लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस विशाल और चमकदार साम्राज्य की सतह के नीचे दरारें पड़ने लगी थीं। परेशान करने वाले संकेत सामने आ रहे थे। उनके पतन से काफी पहले ही ऐसे कई विवाद हुए जो असल में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का इशारा था। देखिए, 2013 का जो रेप केस था वो अचानक से नहीं हुआ। वो कोई अकेली घटना नहीं थी। उससे पहले भी कई गंभीर, बहुत ही गंभीर आरोप सामने आ चुके थे। जैसे 2009 में जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट्स, 2008 में उनके गुरुकुल के पास 2 बच्चों की रहस्यमयी लाशों का मिलना, और फिर 2013 में दिल्ली गैंगरेप पीड़िता पर दिया गया उनका वो बेहद चौंकाने वाला बयान। ये सब एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा था। तो इतने सारे विवादों के बीच एक मामला ऐसा सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बात है 2013 की, जोधपुर की। और यही वो केस था जिसने आखिरकार इस इतने शक्तिशाली धर्मगुरु को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चलो बेटा, तुम्हें योगा सिखाता हूँ। अरे नहीं बाबा जी, मुझे जरूरत नहीं, आप ही करिए। आरोप बहुत सीधा लेकिन बेहद खौफनाक था। एक 16 साल की लड़की जिसके माँ बाप खुद आसाराम के भक्त थे, उसने ये आरोप लगाया कि बुरी आत्माओं को भगाने और उसे ठीक करने के बहाने आसाराम ने उसका यौन उत्पीड़न किया। आप सोचिए, ये भरोसे का कितना घिनौना, कितना भयानक विश्वासघात था। और बस इसके बाद शुरू हुई न्याय के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई। क्राइम होने से लेकर सजा मिलने तक का सफर करीब करीब 5 साल लंबा था। इस पूरे समय में आसाराम ने कानून से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया गया। और पता है, ये केस इसलिए भी बहुत ज्यादा गंभीर था क्योंकि जो चार्ज लगे थे वो पॉक्सो एक्ट के तहत लगे थे। ये एक बहुत ही सख्त कानून है जिसे खास तौर पर बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए बनाया गया है। और इस एक्ट के लगने से ये मामला और भी संगीन हो गया। आसाराम को सजा दिलवाना ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक खतरनाक जंग थी।
और जिन्होंने भी सच के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाई, उन्हें इसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जरा इस लड़ाई की तस्वीर देखिए। एक तरफ एक 16 साल की लड़की और उसका परिवार, और दूसरी तरफ करोड़ों फॉलोअर्स और हजारों करोड़ की दौलत वाला एक बेहद ताकतवर इंसान। आप खुद सोचिए, ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए कितनी असाधारण हिम्मत चाहिए होगी। न्याय का ये रास्ता सचमुच खून से सना हुआ था। गवाहों को चुप कराने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया गया। 9 मुख्य गवाहों पर हमले हुए, 3 गवाहों की हत्या कर दी गई, एक गवाह तो रहस्यमयी तरीके से गायब ही हो गया। यहां तक कि जो पुलिस वाले जांच कर रहे थे, उन्हें भी लगातार धमकियां मिलती रहीं। ये सच को दबाने और पूरे जस्टिस सिस्टम को डराने की एक क्रूर कोशिश थी। लेकिन इतनी हिंसा और इतनी धमकियों के बाद भी आखिरकार सच की जीत हुई। 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आसाराम को अपने किए गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा मिली, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके जो साथी इस जुर्म में शामिल थे, उन्हें भी 20-20 साल जेल की सजा सुनाई गई। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। देखिए, आसाराम का ये केस सिर्फ एक इंसान के गुनाहों की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें अंधी आस्था के बारे में, पावर के गलत इस्तेमाल के बारे में, और सबसे जरूरी जवाबदेही के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, तो फिर उसे जवाबदेह कौन ठहराए? ऐसे क्या देख रहे हो, चलो आगे बढ़ो। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे ताकतवर और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक गुरुओं में से एक की कहानी की, आसाराम। ये कहानी है अटूट विश्वास की, बेहिसाब ताकत की, और एक ऐसे विशाल साम्राज्य की जो देखते ही देखते ढहना शुरू हो गया। और इसकी शुरुआत हुई बस एक फोन कॉल से। तारीख थी 20 अगस्त 2013। सोचिए, जोधपुर के डिप्टी कमिश्नर अजय पाल लांबा अपने ऑफिस में हैं और फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ दिल्ली का एक रिपोर्टर है। इस एक कॉल ने ना सिर्फ जोधपुर पुलिस को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसे इंसान के खिलाफ जांच की शुरुआत थी जिसे तब तक सच कहें तो कानून से भी ऊपर समझा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि एक अकेले आरोप में इतनी ताकत आई कहां से? इसे समझने के लिए हमें पहले आसाराम के उस साम्राज्य के आकार को समझना होगा। एक ऐसा साम्राज्य जो दिखता तो नहीं था, पर जिसकी पकड़ बहुत गहरी थी। 10,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये आसाराम की अनुमानित संपत्ति का वो आंकड़ा था जिसने उन्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा था जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। पर उनकी असली ताकत शायद पैसों से भी ज्यादा लोगों में थी। दुनिया भर में फैले हुए लगभग 2 करोड़ फॉलोअर्स, ये उनकी ताकत का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत आधार थी। और ये असर सिर्फ बातों या विचारों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, दुनिया भर में 400 से ज्यादा आश्रम और स्कूल, ये नेटवर्क उनके साम्राज्य की जमीनी हकीकत को बताता था। तो चलिए अब आते हैं उन आपराधिक आरोपों पर जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की नींव को हिलाना शुरू किया। और इसकी शुरुआत होती है 2013 के जोधपुर केस से। देखिए, जोधपुर में एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाए ही थे कि सूरत से 2 बहनें भी सामने आ गईं। उन्होंने भी आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर वैसे ही गंभीर आरोप लगाए। अब अचानक से ये मामला किसी एक घटना का नहीं रहा, बल्कि एक परेशान कर देने वाले पैटर्न की तरह दिखने लगा। जोधपुर केस में एक कानूनी दांव ने, कह सकते हैं कि पूरा खेल ही बदल दिया। वो था पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल। ये कानून खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बना है, और ये इतना सख्त है कि इसने जमानत के लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए और सजा को सीधे उम्र कैद के दायरे में ला खड़ा किया। अब हम इस मामले के शायद सबसे खौफनाक पहलू पर आते हैं। ये उन लोगों को चुप कराने के लिए चलाया गया एक सोचा समझा हिंसक अभियान था जिन्होंने बोलने की हिम्मत दिखाई थी। एक गवाह थे राहुल साचन। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी वो सुनिए। उन्होंने कहा, मैं आरोपी के फायरिंग स्क्वाड द्वारा मारे जाने के लगातार डर में जी रहा हूं। ये शब्द उस जानलेवा खतरे को बताते हैं जिसका सामना हर वो इंसान कर रहा था जो सच के साथ खड़ा था। और ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक क्रूर हकीकत थी। 3 गवाहों की हत्या कर दी गई, कम से कम 5 दूसरे गवाहों पर जानलेवा हमले हुए। यहां तक कि जो अधिकारी इस केस की जांच कर रहे थे उन्हें भी धमकियां मिली। मतलब इंसाफ को रोकने के लिए हर हद पार की जा रही थी।
इन लंबी कानूनी लड़ाइयों, धमकियों और हमलों के बीच अब हम उस मोड़ पर आते हैं जब अदालतों ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। और आखिरकार अदालतों ने अपना फैसला सुना दिया। आसाराम को पहले जोधपुर मामले में और फिर सूरत मामले में, दोनों में उम्र कैद हुई। उनके बेटे नारायण साई को भी सूरत केस में उम्र कैद की सजा मिली। इस साम्राज्य का कानूनी तौर पर पतन हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने इन फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी। उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि ये एक ट्रायल बाय मीडिया था, यानी फैसला सबूतों से ज्यादा मीडिया के बनाए माहौल के दबाव में लिया गया। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। चलिए देखते हैं कि हाल के दिनों में, मतलब आज के समय में, इस मामले में क्या नए मोड़ आए हैं। 2025 के आखिर में इस कहानी में एक और मोड़ आया। आसाराम के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजस्थान और गुजरात दोनों हाईकोर्ट्स ने उन्हें इलाज के लिए कुछ समय की राहत दे दी। और अब फरवरी 2026 में उनके बेटे नारायण साई ने भी अपनी सजा के निलंबन के लिए याचिका दायर की है। मतलब ये कानूनी लड़ाई आज भी चल रही। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब विश्वास या आस्था किसी एक इंसान को इतनी ज्यादा ताकत दे देती है, तो फिर उस ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कानून की, समाज की, या फिर खुद? मुझे बाहर निकालो, मैं निर्दोष हूँ। मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया।